नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे संसदीय विशेषाधिकारों पर। संसदीय विशेषाधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 105 में दिए हुए हैं। संविधान के प्रावधानों को जानने से पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि संसदीय विशेषाधिकारों का अर्थ क्या होता है, ये किन लोगों को और किन संस्थाओं को मिलते हैं और ये क्यों मिलते हैं। इन 3 प्रश्नों का हम जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 105 उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संसदीय विशेषाधिकार आखिर होते क्या हैं। तो आप जानते हो संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में दिए हुए हैं। और विशेषाधिकार का क्या अर्थ होता है, देखिए, विशेषाधिकार सुनकर आपको अजीब लगता होगा। अजीब इसलिए लगता होगा क्यों हम कहाँ रहते हैं, हम लोकतंत्र में रहते हैं। और लोकतंत्र में लोगों के पास क्या होते हैं, अधिकार होते हैं, न कि विशेष अधिकार। विशेष अधिकार की जो विशेषता है वो सामंतशाही समाज की विशेषता होती है, राजशाही की विशेषता होती है। लोकतंत्र में तो क्या होता है, समान, सबके पास क्या होने चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए, न कि किसी के पास विशेष अधिकार होने चाहिए। तो विशेष अधिकार क्या होते हैं, हमारे जो सांसद होते हैं उनके पास सामान्य जनता से कुछ अलग अधिकार होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, विशेष अधिकार बोलते हैं। भाई अगर वो अधिकार सभी लोगों के पास होंगे तो हम उनको विशेष अधिकार नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे जो सांसद होते हैं, राज्यसभा के मान लो, लोकसभा के मान लो, उनको आम जनता से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, कुछ अलग अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, विशेषाधिकार बोलते हैं। और ये विशेषाधिकार आखिर मिलते किसको हैं, तो विशेषाधिकार सांसदों को मिलते हैं, विशेषाधिकार संसद के सदनों को भी मिलते हैं। किस किस को मिलते हैं, सदन को मिलते हैं। सदन का मतलब यहाँ पे लोकसभा भी हो गई और राज्यसभा हो गई। सांसदों को भी मिलते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको मिलते हैं। और किसको मिलते हैं, संसद की जो समितियां होती हैं उनको ये विशेष अधिकार, शक्तियां और उन्मुक्तियां मिलती हैं। संसद की समितियों को मिलेंगे, सांसदों को मिलेंगे, और संसद के जो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो इनको ये विशेष अधिकार मिलते हैं, जो आम जनता से ज्यादा मात्रा में इनके पास अधिकार होते हैं। तो पहली बात तो हो गई कि विशेष अधिकार होते क्या हैं। तो ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि हमारे सांसद, हमारे जो संसद के सदन हैं उनको और संसद की समितियों को कुछ ऐसे अधिकार मिलते हैं जो आम जनता को नहीं मिलते हैं। इसलिए उन अधिकारों को क्या बोल देते हैं, इसलिए उनको विशेष अधिकार बोल देते हैं। इनको जो अधिकार मिलते हैं कुछ सामान्य जनता से ज्यादा, उनको क्या बोलते हैं, विशेष अधिकार मिलते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है कि किनको मिलते हैं विशेष अधिकार। तो विशेष अधिकार सदन को मिलेंगे, लोकसभा राज्यसभा को, सांसदों को मिलेंगे यानी संसद के सदस्यों को मिल जाएंगे, और संसद की समितियों को भी ये प्राप्त होंगे। अब तीसरी बात आती है कि आखिर ये विशेष अधिकार इनको मिलते क्यों हैं, क्योंकि लोकतंत्र में तो सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के साथ विशेष ट्रीटमेंट, उनके साथ विशेष व्यवहार क्यों किया जाता है। तो आप जानते हो हमारे जो सांसद होते हैं कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे सांसद हमारे देश में 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक सांसद कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, कितने लोगों की आवाज उठाता है, वो 20 लाख लोगों की आवाज उठाता है। जबकि हम बोलते हैं, आप बोलते हो, तो कितने लोगों की आवाज उठाते हो, हम सिर्फ अपने अकेले आदमी की आवाज उठाते हैं, अकेले व्यक्ति की आवाज को अभिव्यक्ति करते हैं। जबकि जो सांसद होता है वो 20 लाख लोगों की आवाज को अभिव्यक्ति देता है।
तो इसलिए उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि उनका काम भी क्या है, विशेष होता है। सामान्य जो व्यक्ति होता है केवल खुद को ही अभिव्यक्त करता है, सांसद 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसको कुछ विशेष अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। पहला कारण ये है। और दूसरा कारण क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सांसद होते हैं वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं, कार्यपालिका को संसद के प्रति उत्तरदायी रखने का प्रयास करते हैं, जनता के प्रति उनको उत्तरदायी बनाए रखने का प्रयास करते हैं। कैसे करते हैं? जो सांसद होता है वो सरकार से प्रश्न पूछता है। सांसद क्या होता है? सरकार को प्रश्न पूछता है। सरकार में कौन लोग होते हैं? प्रधानमंत्री भी होता है, मंत्री भी होते हैं, जो बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो सांसद अगर प्रधानमंत्री से सीधा प्रश्न पूछेगा, प्रधानमंत्री को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा, तो प्रधानमंत्री तो कभी भी उनको हिरासत में ले लेगा, कहीं ईडी भेज देगा, सीबीआई भेज देगा। तो सरकार बहुत ताकतवर संस्था होती है, इसके प्रकोप से बचाने के लिए सांसदों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि सांसद हमेशा सरकार को तीखे प्रश्न पूछते हैं कि आपने कोई सड़क बनाई है, कितने रुपए में बनाई है, कितनी इसकी उपयोगिता है, कितने इसमें पैसे लगे हैं। इस प्रकार के प्रश्न सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री को पूछे जा सकते हैं, मंत्री को पूछे जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री, मंत्री बहुत ताकतवर संस्थाएं होती हैं, तो उनसे बचाने के लिए वो उनको मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं कर लें, मनमाने तरीके से उनको परेशान नहीं करें, इसलिए उनको क्या दिए गए हैं? विशेष अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि वो सरकार को हमेशा घेरने का प्रयास करते हैं, नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए सांसदों को कुछ विशेष उत्तरदायित्व भी दिया गया है, और विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है इसलिए उनको कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। वही जो विशेषाधिकार होते हैं वो सांसद को विशेष व्यक्ति का दर्जा देते हैं, या उनको वो विशेष उत्तरदायित्व को पूरा करने के काम में सहायता प्रदान करते हैं। आखिर जो विशेषाधिकार होते हैं वो क्या करते हैं? सांसदों को विशेष व्यक्ति का दर्जा देते हैं क्या? वो सांसद को विशेष व्यक्ति का दर्जा नहीं देते हैं। वो सांसद का जो विशेष उत्तरदायित्व है 20 लाख लोगों के प्रति और सरकार को नियंत्रित करने का जो कार्य है, उसमें सहायता प्रदान करने के लिए उनको मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। तो इन सभी कारणों से सांसदों को विशेष अधिकार दिया हुआ है। क्योंकि उनका काम विशेष है इसलिए उनको अधिकार भी विशेष दिए गए हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि आखिर विशेषाधिकार होते क्या हैं, किसको दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं। ये आपके समझने वाली बात थी। दूसरी बात हम जानेंगे कि इसमें अनुच्छेद 105 को अपन देखते हैं, जिसमें प्रावधान किए गए हैं विशेषाधिकारों के। ये देखिए अनुच्छेद 105। अब अनुच्छेद 105 में क्या प्रावधान किए गए हैं? देखो, संसद के सदनों को, उनके सदस्यों को और समितियों को क्या होगी? शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति की बात की गई है। तो अनुच्छेद 105 में क्या क्या दिया हुआ है सांसदों को? देखो, 3 चीजें दी गई हैं। उनको शक्ति भी दी गई है, शक्ति दी गई है, विशेष अधिकार दिए गए हैं, और तीसरी बात क्या दी गई है? उन्मुक्ति दी गई है। तो एक बात तो आप ये ध्यान में रख सकते हो कि सांसदों के लिए शक्ति का प्रयोग कहाँ, सांसदों को शक्ति कौन से अनुच्छेद में दी गई है? वे सांसदों के शक्ति का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है सिवाय अनुच्छेद 105 के। तो वहां सांसदों की शक्ति भी दी गई है कि उनको वो शक्ति मिलेगी, उनको विशेष अधिकार मिलेंगे, उनको उन्मुक्ति मिलेगी। तो इन 3 शब्दों का क्या अर्थ होता है, फिर अपन अनुच्छेद 105 के ऊपर चलेंगे। ये आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। इसके अर्थ परीक्षा में आपको नहीं पूछेंगे कि शक्ति का अर्थ क्या है, विशेष अधिकार का अर्थ क्या है, उन्मुक्ति का अर्थ क्या है। ये बस आपको एक समझ बनाने के लिए मैंने आपको बताया है। तो शक्ति तो क्या होती है? शक्ति में किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। यानी मैं किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित कर लूं
तो वो मेरी क्या है, शक्ति है। मैं किसी व्यक्ति को कह दूं कि मुझे पानी पिला दो, मैं उससे पानी मंगवा लूं, तो मैंने क्या कर दिया, मेरी शक्ति का उपयोग, यानी मैंने दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया है। तो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, शक्ति होती है। व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि विशेष अधिकार क्या होते हैं। दूसरा आता है विशेष अधिकार, जिन पर हमने चर्चा की है, यानी हमें कुछ ऐसे अधिकार और शक्ति प्राप्त हो जो दूसरे लोगों को नहीं मिले, या हमें कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो अन्य लोगों को प्राप्त नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, विशेष अधिकार बोलते हैं। यानी हमें ज्यादा शक्ति मिल जाना, ज्यादा शक्ति मिल जाना, या कोई ऐसी चीज मिलना जो दूसरों को नहीं मिले, मिलना जो दूसरों को नहीं मिले, तो उसको क्या बोल देंगे, विशेष अधिकार बोल देंगे, जो दूसरों को नहीं मिले। तो इसमें तो क्या होती है, हमें कुछ मिलता है। और एक होता है उन्मुक्ति। उन्मुक्ति का मतलब छूट मिलना, ऐसी छूट मिलना जो दूसरों को नहीं मिले। जैसे कोई व्यक्ति 60 साल से ऊपर है, उसको रोडवेज में किराए में छूट मिलती है, तो वो क्या है, उसकी उन्मुक्ति है। यानी वो केवल उन्हीं को ही मिलती है जिनकी आयु 60 साल से ऊपर होती है, तो ये उनको हो गई छूट, बाकी लोगों को नहीं मिलती है। तो उन्मुक्ति में तो क्या मिलता है, छूट मिलती है जो अन्य लोगों को नहीं मिलती है। जबकि विशेष अधिकार में क्या होता है, ऐसी शक्ति हमें, ऐसी चीज हमें प्राप्त होती है जो अन्य लोगों को प्राप्त नहीं होती है। यहाँ तो शक्ति प्राप्त हो जाती है, यहाँ पे हमें छूट मिलती है। जैसे इस विशेष अधिकार को हम एक उदाहरण के द्वारा समझें। भाई विशेष अधिकार जब भी मिलेंगे जब हमारे पास ताकत होगी। ट्रैफिक पुलिस का जवान है, उसको गाड़ियों को रुकवाने के लिए विशेष अधिकार मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए हैं, क्योंकि उसके पास क्या है, शक्ति है। अन्य व्यक्तियों को गाड़ियों को रुकवाने के अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके पास शक्ति नहीं है। विशेष अधिकार हमें इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमारे पास शक्ति है। तो विशेष अधिकार में तो हमें कुछ प्राप्त होता है। और उन्मुक्ति का मतलब क्या होता है, हमें छूट मिल जाए जो दूसरे लोगों को नहीं मिले। ये तो हो गई शक्ति, विशेष अधिकार और उन्मुक्ति। अब हम अपने मूल चीज की ओर लौटते हैं। अनुच्छेद 105 की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ दी गई हैं, अनुच्छेद 105 में दी गई हैं। भाई अनुच्छेद 105 में किस किस को विशेष अधिकार दिए हुए हैं, तो संसद के सदनों को दिए हुए हैं। यानी संसद के सदन, सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों को दिए गए हैं। संसद के सदस्यों को दिए गए हैं, संसद के सदस्यों को दिए गए हैं, और संसद की समिति, इन तीनों को क्या दिए गए हैं, विशेष अधिकार दिए गए हैं, शक्ति दी गई है और उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब सवाल उठता है कि इनको क्या क्या विशेषाधिकार दिए हैं। अनुच्छेद 105(1) में सांसदों को सदन में वाक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कहाँ दिया गया है सांसदों को वाक स्वतंत्रता का अधिकार? सदन में दिया गया है। सदन में उनको वाक स्वतंत्रता होगी। लेकिन आप कह सकते हो कि वाक स्वतंत्रता का अधिकार तो हमें भी दिया गया है। हमारे मूल अधिकार के अनुच्छेद 19(1) में हमारे लिए भी वाक स्वतंत्रता है। तो ये विशेष अधिकार कैसे हुआ? भाई हमारे पास जो वाक स्वतंत्रता का अधिकार है उस पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन हमारे ऊपर जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं वैसे सांसदों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? विशेष अधिकार बोलते हैं। सांसदों पर जितने प्रतिबंध हमारे ऊपर हैं उतने प्रतिबंध सांसदों पर नहीं लगाए गए हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? विशेष अधिकार बोलते हैं। तो क्या सांसदों को सदन में असीमित स्वतंत्रता का अधिकार है क्या? बोलने की स्वतंत्रता का असीमित अधिकार है क्या? तो उत्तर है नहीं। संसद में जो सांसद होते हैं, सदन के सदस्य होते हैं,
उनको जो वाक स्वतंत्रता दी गई है वो असीमित नहीं होती है, लेकिन आम जनता से उन पर कम प्रतिबंध होते हैं। तो सांसदों पर प्रतिबंध की बात कहाँ की गई है? क्या सांसदों की वाक स्वतंत्रता है, उस पर कोई प्रतिबंध है क्या? तो इन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि सदन में जो वाक स्वतंत्रता होगी वो संविधान के उपबंधों के अनुसार होगी। जो वाक स्वतंत्रता होगी, बोलने की स्वतंत्रता होगी, वो संविधान के उपबंधों के अधीन होगी। संविधान में अन्य जो उपबंध किए गए हैं उनके अनुसार ही उनको बोलने की स्वतंत्रता होगी। भाई वाक का मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता। तो एक प्रतिबंध तो संविधान के उपबंधों के अनुसार लगाया गया है और दूसरे प्रतिबंध की बात की गई है सदन के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के अनुसार। सदन के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के द्वारा उनके बोलने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया है और दूसरा अन्य आदेशों के द्वारा, अन्य आदेशों के द्वारा। तो पहली बात तो ये हो गई कि आम जनता से ज्यादा बोलने की स्वतंत्रता सांसदों के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये कि क्या उनको असीमित स्वतंत्रता का अधिकार है क्या? तो उत्तर है नहीं। तो फिर उन पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन प्रतिबंधों के क्या आधार हैं, किस आधार पर उनके बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए हैं? तो पहला दिया हुआ है संविधान के उपबंधों के अनुसार ही वो बोल सकते हैं। संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके अधीन रहकर ही उनको बोलने की स्वतंत्रता होगी। जैसे हम बात करें संविधान की उपबंध की, तो संविधान में जैसे लिखा गया है कि किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जाएगी। ये संविधान का उपबंध है। तो अगर सांसद कोई बोलता है सदन में तो वो सांसद किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकता। तो ये हो गया संविधान के उपबंधों के अधीन रहकर वाक स्वतंत्रता। सांसद न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा तभी कर सकता है जब उस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग की या उसको हटाने का प्रस्ताव संसद में विचाराधीन हो, तब तो सांसद किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकता है। अन्यथा सांसदों के बोलने की स्वतंत्रता में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है। तो ये संविधान के उपबंध के अनुसार हो गया। पहली बात समझ में आ गई आपकी। दूसरी बात है सदन के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के अधीन भी उसको बोलने की स्वतंत्रता है। तो सदन को संचालित करने के लिए संसद के द्वारा, सदन को संचालित करने के लिए सदन के अध्यक्ष के द्वारा कुछ नियम तय किए गए हैं। उनको क्या बोलते हैं? प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम। ये प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम लोकसभा के लिए भी हैं, प्रक्रिया कार्य संचालन नियम राज्यसभा के लिए भी हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा की जो कार्यवाही चलती है वो इन नियमों के अधीन चलती है। और ये नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन अगर संसद नहीं बनाती है तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति इन नियमों को बना सकता है। तो उनके द्वारा नियम बनाए गए हैं लोकसभा के लिए भी, राज्यसभा के लिए। तो इनमें जो नियम दिए गए हैं उनके अधीन उसको वाक स्वतंत्रता है, यानी इन नियमों के अधीन ही वो बोलने की स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है। तो इनमें नियम क्या है कि भाई वो असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, वो सदन में लोकसभा के या राज्यसभा के सभापति की अनुमति के बाद ही बोलेगा, वो दूसरे व्यक्ति को भाषण देने में डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस प्रकार के नियम दिए हुए हैं। तो दूसरी बात हो गई कि सांसदों को जो बोलने की स्वतंत्रता है वो असीमित नहीं है, उस पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। कहाँ लगाए गए हैं? संविधान में उपबंधों के अनुसार, और दूसरा कार्य संचालन के नियमों और अन्य आदेशों के तहत। अन्य भी जो सरकार आदेश निकालती है समय समय पर उनके द्वारा भी प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 105(2) में दूसरी बात कही गई है। 2 में क्या कहा गया है कि जो भी सांसद सदन में कोई बात कहता है या कोई मत देता है
उस कार्यवाही के संबंध में न्यायालय के द्वारा जांच नहीं की जाएगी। वही जो भी सदन होता है, सदन में जो सांसद होता है, सदन का सदस्य सांसद होता है, वो सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, और कार्यवाही में भाग लेता है तो कोई बात बोलता है, या तो कोई बात बोलता है, या फिर कोई मत देता है, या मत देता है। तो कोई भी बात बोले या कोई भी मत दे, इसकी जांच न्यायालय में नहीं की जाएगी। यानी सदन में कोई सांसद कोई बात कहता है ना, उसके लिए वो न्यायालय के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। सदन में वो कुछ भी बोल सकता है, उसकी बात के ऊपर न्यायालय के द्वारा कार्यवाही नहीं की जाएगी। आपने कभी देखा है क्या सदन में किसी सांसद ने कुछ बोला हो और उस पर एफआईआर दर्ज हो गई हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, संसद के बाहर अगर कोई एमएलए एमपी बोलता है, कुछ गलत सलत बोलता है, तो उस पर एफआईआर हो सकती है। लेकिन संसद के अंदर अगर कोई सांसद कुछ बात बोलता है, या कोई विधेयक लाता है, या कोई प्रस्ताव लाता है, या कोई प्रस्ताव पर वोटिंग करता है, कोई विधेयक पर वोटिंग करता है, तो उसके ऊपर न्यायालय के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। कोई ये कहकर एफआईआर नहीं दर्ज करवा सकता कि इसने तो ये बोल दिया, ये बोलना था, इसको वोट दे दिया, इसको वोट नहीं देना था। इन बातों पर सांसद के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि सांसदों को सदन के अंदर जो भी कार्यवाही में भाग लेते हैं, वहां वोट देते हैं, उनके लिए न्यायालय से छूट दी गई है, वो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। संसदीय कार्यवाही में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और दूसरी बात, न्यायालय में छूट किसको दी गई है? किसी व्यक्ति को दी गई है। अगर कोई व्यक्ति संसद की कार्यवाही या संसद की कोई रिपोर्ट या संसद के कोई पत्र उसको प्रकाशित करता है, तो उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। वे संसद में कार्यवाही चल रही है, कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया है, कोई प्रस्ताव लाया गया है, तो उस विधेयक, प्रस्ताव या कोई रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है, तो उनको अगर कोई व्यक्ति प्रकाशित करवा देता है, तो उस व्यक्ति पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। वो व्यक्ति न्यायालय के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। तो न्यायालय में छूट किस किस को दी गई है? सांसद को दी गई है, और कोई भी व्यक्ति जो संसद की कार्यवाही का क्या करता है? प्रकाशन करता है। संसद की कार्यवाही का प्रकाशन करता है, न्यूज़पेपर में कर देते हैं, कई बार कोई किताब में लिख देते हैं, तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। वो व्यक्ति न्यायालय के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। आपने राहुल गांधी का सुना होगा। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। सूरत की कोर्ट ने उनको 2 साल से अधिक की सजा दी थी, क्योंकि उन्होंने किसी जाति के बारे में कुछ बोल दिया था। तो राहुल गांधी ने वो संसद के भीतर बोला था या बाहर बोला था? राहुल गांधी ने संसद के बाहर बोला था। तो संसद के बाहर अगर कोई सांसद कुछ बोलता है, तो उसको न्यायालय में छूट नहीं है। केवल संसद के अंदर किसी कही गई बात और मत दिए गए मत के लिए वो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। बाहर कुछ बोलेगा तो उस पर एफआईआर हो सकती है, केस दर्ज हो सकता है, न्यायालय उसको सजा दे सकता है, उसको नोटिस दे सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखें। अच्छा, आगे सवाल ये है कि सांसदों को जो विशेष अधिकार मिलते हैं, समितियों को जो विशेष अधिकार, शक्ति और उन्मुक्ति मिलती है, इनका निर्धारण कौन करता है? इनका निर्धारण राष्ट्रपति करता है, या लोकसभा का अध्यक्ष करता है, या सभापति करता है, या संसद के द्वारा किया जाता है? तो ये कौन बताएगा कि सांसदों को कौन कौन से विशेष अधिकार होते हैं, या संसद के सदनों को कौन कौन से विशेष अधिकार मिलेंगे, कौन सी उनको शक्ति मिलेगी, कौन सी उनको उन्मुक्तियां मिलेंगी? ये कौन बताएगा? ये भारत की संसद विधि बनाकर बताएगी। यानी सांसदों को मिलने वाले विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करेगा? उनका निर्धारण संसद करेगी। और संसद कैसे करेगी? संसद विधि बनाकर करेगी। विधि बनाने का मतलब कानून बनाकर करेगी। तो क्या संसद ने कानून बनाया है? क्या संसद ने कानून अभी तक नहीं बनाया
है। सांसदों को मिलने वाले विशेष अधिकार, उन्मुक्ति, शक्तियों के बारे में न तो कहीं संविधान में लिखा हुआ है, न कहीं संसद ने विधि बनाई है। तो आखिर उनको फिर कहाँ से मिलते हैं? संविधान में तो ये कहा गया है कि भी इनको जो विशेष अधिकार मिलेंगे उनका निर्धारण संसद विधि बनाकर करेगी। संसद ने विधि बनाई नहीं तो फिर कहाँ से मिलेंगे? सांसदों को विशेषाधिकार तो प्राप्त हैं, वो उनका उपयोग भी करते हैं, लेकिन वो कहाँ से मिल रहे हैं उनको? क्योंकि संसद ने विधि बनाई नहीं। तो सांसदों को जो विशेष अधिकार मिल रहे हैं वो 44वें संविधान संशोधन से पहले सदन के सदस्यों को जो विशेष अधिकार मिलते थे वो मिल रहे हैं। तो इसके लिए क्या प्रावधान है? क्योंकि संसद ने तो विधि बनाई नहीं, संसद ने विधि नहीं बनाई तो इनके विशेष अधिकार कौन से मिलेंगे? तो संविधान में ये कहा गया है कि 44वें संविधान संशोधन से पहले, 44वें संविधान संशोधन से पहले जो विशेषाधिकार सदन के सदस्यों को मिलते थे, जो विशेषाधिकार इनको मिलते थे वो मिलेंगे। विशेषाधिकार मिलते थे वो विशेषाधिकार इनको मिलेंगे। किनको मिलेंगे? सदनों को, सदस्यों को और समितियों को। तो ये यहाँ पे ये अलग सी बात क्यों आई है? ये इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे पहले ये प्रावधान था कि भाई संसद के सदस्यों को, समितियों को, सदनों को जो विशेष अधिकार मिलेंगे उनका निर्धारण संसद विधि बनाकर करेगी। और जब तक संसद विधि बनाकर प्रावधान नहीं करती है तब तक इन सदस्यों को, सदनों को और समितियों को वो विशेषाधिकार मिलेंगे जो ब्रिटेन की कॉमन सभा के सदस्यों को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? ब्रिटेन की कॉमन सभा को, ब्रिटेन के कॉमन सभा को मिलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन को मिलते हैं। भाई ब्रिटेन की संसद का निचले सदन का नाम क्या है? कॉमन सभा है। ब्रिटेन में जो संसद का निचला सदन था कॉमन सभा, उसको जो विशेष अधिकार मिलते थे वो सारे विशेष अधिकार किसको मिलते थे? यही विशेष अधिकार भारतीय संसद के सदस्यों को, समितियों को और सदनों को मिलते थे। लेकिन कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति उठाई क्योंकि भारत संप्रभु राष्ट्र है और भारत के संविधान में किसी दूसरे देश की संसद का जिक्र होना ठीक नहीं है। और इस पर जब विवाद हुआ तो इस कॉमन सभा शब्द को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और संविधान में ये प्रावधान कर दिया गया कि सांसदों को जो विशेष अधिकार मिलेंगे वो 44वें संविधान संशोधन से पहले इस सदन को मिलते थे वो मिलेंगे। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पे किसको हटाया गया है? कॉमन सभा शब्द को हटाया गया है। क्योंकि पहले इस प्रावधान की जगह क्या प्रावधान था कि सांसदों को वो विशेष अधिकार मिलेंगे जो कॉमन सभा को प्राप्त होते हैं, कॉमन सभा के सदस्यों को प्राप्त होते हैं। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी मोटी मोटी कि विशेष अधिकारों का निर्धारण कौन करता है? संसद विधि बनाकर करेगी। संसद ने विधि नहीं बनाई तो कौन करता है? तो ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसे विशेष अधिकार प्राप्त होंगे जो 44वें संविधान संशोधन से पहले मिलते थे। अब व्यवहार में क्या होता है? वे न तो विशेषाधिकारों का वर्णन संविधान में है न विधि में किया गया है। इसलिए संसदीय विशेषाधिकारों का व्यवहार में निर्धारण कौन करता है? व्यवहार में संसद की समिति करती है। संसद की एक समिति करती है और इस समिति का नाम क्या है? विशेषाधिकार समिति। व्यवहार में सांसदों के विशेषाधिकार का निर्धारण वर्तमान में कौन करता है? विशेषाधिकार समिति करती है। और विशेषाधिकार समिति लोकसभा में भी बनी हुई है, राज्यसभा में भी बनी हुई है। लोकसभा में इसके सदस्यों की संख्या 15 होती है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10 होती है। यानी राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। किसकी? विशेषाधिकार समिति की। और एलएस का मतलब लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 15 है। ठीक है। तो किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार के लिए संसद दंड भी दे सकती है। दंड देने की शक्ति भी किसके पास है? विशेषाधिकार समिति के पास ही है। तो वर्तमान में सांसदों के विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करता है? ये समिति करती है, विशेषाधिकार समिति। क्योंकि संसद ने विधि बनाई नहीं, संविधान में दिए हुए हैं नहीं, इसलिए ये समिति व्यवहार में
वर्तमान में विशेषाधिकारों का निर्धारण करती। अब ये सवाल उठता है कि संविधान में भी नहीं है विशेषाधिकार, संसद ने भी विधि नहीं बनाई, तो विशेषाधिकार के आखिर कौन कौन से विशेषाधिकार होंगे, कैसे पता लगता है? तो देखिए, वर्तमान में जो विशेषाधिकार है उनके कई स्रोत हैं। जैसे संविधान में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, संविधान के कुछ प्रावधान है वहां से मिलते हैं। विशेषाधिकारों के स्रोत क्या हैं? संविधान के प्रावधान हो गए, कार्य संचालन नियमों से भी मिलते हैं, कार्य संचालन नियमों में भी कुछ बातें कही गई हैं, और कुछ विशेषाधिकार परंपराओं से भी मिलते हैं। कुछ विशेषाधिकार कहाँ से मिलते हैं? संसदीय परंपराओं से भी प्राप्त होते हैं। और कुछ विशेषाधिकार कहाँ से मिलते हैं? न्यायिक निर्णयों से। कई बार कोर्ट के द्वारा भी कई विशेषाधिकारों की बात की जाती है, तो न्यायिक निर्णयों से भी विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन अभी तक भारत में विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध नहीं किया गया है। संहिताबद्ध नहीं करने का अर्थ है न तो संविधान में लिखा गया है, न किसी विधि का निर्माण किया गया है। तो वर्तमान में विशेषाधिकारों का स्रोत क्या है? संविधान के कुछ उपबंध हैं, कार्य संचालन के नियम हैं। कार्य संचालन के नियम लोकसभा में भी हैं, राज्यसभा में भी हैं, जो लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित करने के लिए बनाए गए हैं। और संसदीय परंपराएं हैं, और कुछ न्यायिक निर्णय भी विशेषाधिकारों को प्रदान करते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पे विशेषाधिकारों का निर्धारण की। फिर अपन बात करते हैं अन्य व्यक्तियों को भी विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अन्य किस व्यक्तियों को प्राप्त हैं? क्योंकि यहाँ तो बात किसकी की गई है? यहाँ तो बात की गई है सांसदों की, सदन की और समितियों की। तो अन्य व्यक्ति कौन है जिनको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पे जो अन्य व्यक्तियों की बात की गई है वो ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी समिति में या सदन में जिनको बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। भाई, सरकार के द्वारा कुछ व्यक्तियों को सदन में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार दिया गया है, कुछ व्यक्तियों को संसद की समितियों में भी बुलाया जाता है। भाई, संसद के अनेक प्रकार की समितियां होती हैं जिनको हम आगे देखेंगे। तो उनमें जो विशेषज्ञ लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शिक्षा से संबंधित समिति बनी है, तो कोई विद्वान व्यक्ति होगा जो विशेषज्ञ होगा शिक्षा के क्षेत्र में, उसको उस समिति के द्वारा बुलाया जाता है, और वो समिति के सामने अपने कोई मत रखता है, अपनी कोई राय रखता है, अपनी कोई बात रखता है। तो उस व्यक्ति को भी वही विशेषाधिकार, शक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी जो इन व्यक्तियों को यहाँ पे दी गई हैं। अन्य व्यक्तियों को भी कौन से विशेषाधिकार होंगे? जो 1, 2, 3 क्लोज में दिए गए हैं, वही विशेषाधिकार अन्य व्यक्तियों को प्राप्त होंगे। जैसे उदाहरण ले, महान्यायवादी। महान्यायवादी संसद की सदन में बोल सकता है, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो लेकिन वो सदन का सदस्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। मान लीजिए कोई राज्यसभा का सदस्य है और वो मंत्री है, तो वो लोकसभा में कार्यवाही में भाग लेता है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति जो सदन के सदस्य नहीं हैं और सदन की कार्यवाही में भाग लेने का उनको अगर अधिकार है, तो उनको ये विशेषाधिकार भी मिलेंगे। या कोई विशेषज्ञ किसी समिति के द्वारा बुलाया जाता है और उस विशेषज्ञ के द्वारा कोई भी बात समिति में कही जाती है, कोई राय दी जाती है, तो भी उसको ये विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। तो अन्य व्यक्ति में कौन होंगे? जो व्यक्ति संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं, संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं, या किसी संसद की समिति में भाग लेते हैं। तो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, महान्यायवादी भी हो सकता है, कोई मंत्री भी हो सकता है। भाई, भारत का जो महान्यायवादी है वो संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, अपनी कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन संसद का सदस्य वो नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो सरकार निर्धारित कर देगी ये व्यक्ति समिति में जाएगा, यहाँ संसद में बोलेगा, तो वो भी फिर विशेषाधिकारों का प्रयोग करेगा।
तो यहाँ इसलिए व्यक्ति लिखा है कि अन्य जो व्यक्ति हैं उनको भी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। कौन से विशेषाधिकार? जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिए गए हैं वो सारे विशेषाधिकार अन्य व्यक्तियों को भी प्राप्त होते हैं। तो अब बात आपके समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, किन किन लोगों को प्राप्त होते हैं, विशेषाधिकार दिए कहाँ गए हैं, कौन इनका निर्धारण वर्तमान में करता है, पहले कौन करता था, पहले शब्द क्या रखा हुआ था। तो ये अनुच्छेद 105 में इनकी बात की गई है। अब दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो विशेष अधिकार दिए गए हैं ये राष्ट्रपति को नहीं दिए गए हैं। हालांकि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, उसका भाग है, लेकिन उसको ये विशेष अधिकार नहीं है। ये विशेष अधिकार किसके लिए हैं? सदनों के लिए, सदस्यों के लिए और समितियों के लिए। क्योंकि राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, वो सदन का भाग तो होता है, संसद का भाग तो होता है, लेकिन सदस्य किसी का नहीं होता। इसलिए ये विशेष अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार कहाँ दिए गए हैं? आपको याद ही होगा, अनुच्छेद 361 में दिए हुए हैं। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 361 में, जहां राज्यपाल के भी विशेष अधिकार हैं, राष्ट्रपति के भी विशेष अधिकार हैं। यहाँ सिर्फ सांसदों की, संसद की और समितियों की बात की गई है। इसके बाद में एक अनुच्छेद और है जहां पे विशेष अधिकारों की बात की गई है, वो है अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 ये रहा, अनुच्छेद 122। यहां भी संसद की कार्यवाही की जांच न करने की बात कही गई है, यानी संसद को यहां भी विशेष अधिकार दिए गए हैं। भाई संसद की कार्यवाही चल रही है तो उस कार्यवाही की अनियमितता के आधार पर न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। कोई व्यक्ति ये कहकर न्यायालय में नहीं जा सकता कि संसद की जो कार्यवाही चल रही है उसमें अनियमितता हो रही है। तो कहने का मतलब यही है कि संसद की कार्यवाही की और संसद में काम करने वाले पदाधिकारियों के किसी कार्य के लिए वो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। न्यायालय के द्वारा सदन की कार्यवाही के बारे में जांच नहीं की जा सकती, न्यायालय के द्वारा सांसद के किसी किए गए कार्य के बारे में जांच नहीं की जा सकती, और न्यायालय के द्वारा संसद के पदाधिकारियों के द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसकी जांच नहीं की जा सकती। संसद के पदाधिकारी का मतलब क्या होता है? संसद के पदाधिकारी का मतलब संसद का लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा का सभापति हो गया और उपसभापति हो गया, राज्यसभा और लोकसभा के महासचिव हो गए। तो इनके द्वारा कोई भी कार्यवाही की जाती है ना सदन का संचालन करने के लिए, भाई सदन का संचालन करने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा के सभापति के द्वारा कई प्रकार की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। किसी सदस्य को निष्कासित करते हैं, किसी का निलंबन करते हैं, किसी को बोलने की छूट देते हैं, किसी को बैठाते हैं। बहुत सारे कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। किसी को दर्शक दीर्घा से बाहर भी निकाल सकते हैं, गुप्त बैठक बुला सकते हैं। यानी इनके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा सदन को संचालित करने के लिए, तो वो कार्य न्यायालय के द्वारा जांचा नहीं जाएगा। किसी भी सूरत में न्यायालय उस कार्य को नहीं जांच सकता। और दूसरी बात बताई गई है, सांसद के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है संसद के अंदर, बोलना, प्रस्ताव लाना, वोटिंग करना, विधेयक लाना, उसकी भी जांच नहीं की जाएगी। और तीसरी बात की गई है, सदन की प्रक्रिया की जांच नहीं की जाएगी। यानी अनुच्छेद 122(1) में तो ये बात कही गई है, अनुच्छेद 122(2) में ये दोनों बातें कही गई है। अनुच्छेद 122(1) में क्या कहा गया है कि संसद की प्रक्रिया की जांच न्यायालय के द्वारा नहीं की जाएगी। अब हम ये नहीं कह सकते कि संसद की प्रक्रिया में अनियमितता हो रही है, यानी संसद की प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर जांच नहीं की जा सकती। अनियमितता का क्या अर्थ होता है? अनियमितता का अर्थ होता है कि भाई संसद की कार्यवाही मान लीजिए 11 बजे से शुरू होती है दिल्ली, और कभी मान लीजिए इन्होंने कहा 12 बजे से शुरू होगी, तो आप कह दो ये तो 11 बजे से शुरू होती है, 12 से कैसे कर दिया आपने? तो इसकी जांच न्यायालय के द्वारा
नहीं की जाएगी। जल्दी छुट्टी कर देते हैं, 6 बजे की बजाय 5 बजे कर देते हैं, तो भी न्यायालय के द्वारा जांच नहीं की जा सकती। यानी ये हम ये नहीं कह सकते कि संसद की प्रक्रिया अनियमित हो रही है, उसके आधार पर न्यायालय में नहीं जा सकते, न न्यायालय इनमें हस्तक्षेप कर सकता है। हाँ, संसद की कार्यवाही अगर अवैध होती है, अनियमितता के आधार पर तो नहीं जा सकते, लेकिन अवैध होती है तो न्यायालय में जांच की जा सकती है। संसद की कार्यवाही के अवैध होने का क्या अर्थ होता है? संसद की कार्यवाही के अवैध होने का अर्थ है कि बिना कोरम पूरा किए, यानी बिना गण पूर्ति के बैठक कर लेना। वे संसद की कार्यवाही के बारे में ये नियम है कि संसद का जब कोरम पूरा होगा, लोकसभा है तो लोकसभा में गण पूर्ति होगी, यानी लोकसभा की बैठक होने के लिए लोकसभा में 54 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। ये उसकी गणपूर्ति की संख्या है, कोरम की संख्या है। अब मान लीजिए संसद में 50 सदस्य आए हैं और स्पीकर उस कार्यवाही को चला रहा है, तो उस कार्यवाही की न्यायालय के द्वारा जांच की जा सकती है। तो अगर संसद की कार्यवाही अवैध होती है तो न्यायालय में जांच की जा सकती है। संसद के दोनों सदन चल रहे हैं, दोनों सदन सत्र में हैं और अध्यादेश जारी कर दिया जाता है, तो वो कार्यवाही क्या है? अवैध है, उसकी जांच की जा सकती है। लेकिन अगर संसद की कार्यवाही अनियमित हो रही है तो हम उसकी न्यायालय में जांच नहीं कर सकते, न न्यायालय उसकी जांच कर सकता है। अवैध कार्यवाही की जांच कर सकता है, जैसे किसी संविधान संशोधन को पारित होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए और संसद में उसको सामान्य बहुमत से पारित करवा दिया जाता है, तो वो कार्यवाही अवैध है, क्योंकि बहुमत कितना चाहिए? 2/3। हम कितने से पारित करवा रहे हैं? सामान्य बहुमत से। तो वो कार्यवाही क्या है? प्रक्रिया अवैध है, क्योंकि संविधान में अलग प्रावधान है, संसद अलग तरीके से कार्य करती है। तो कहने का मतलब यही है, अनुच्छेद 122 में संसद की प्रक्रिया की जांच नहीं की जा सकती। किस आधार पर? अनियमितता के आधार पर। संसद के द्वारा किए गए किसी कार्य की न्यायालय के द्वारा जांच नहीं की जा सकती, और संसद के किसी पदाधिकारी द्वारा सदन के संचालन से संबंधित जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसकी न्यायालय के द्वारा जांच नहीं की जा सकती। तो ये दो अनुच्छेद हैं, 105 और 122, जो सांसदों को, सदनों को, समितियों को विशेषाधिकार देते हैं, शक्ति देते हैं और उनको कुछ छूट देते हैं, उन्मुक्तियां देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि संसद के जो विशेष अधिकार हैं उनका हनन कौन कौन कर सकता है? कौन कौन व्यक्ति उनका हनन कर सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री संसदीय विशेषाधिकारों का हनन कर सकते हैं क्या? जो संसदीय विशेषाधिकार हैं उनका हनन कर सकते हैं क्या प्रधानमंत्री? या मंत्री कर सकते हैं, या किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा? तो संसदीय जो विशेषाधिकार है ना, इनका प्रधानमंत्री भी हनन कर सकता है। यानी संसदीय विशेषाधिकार संबंधित मामले किसके विरुद्ध चल सकते हैं? प्रधानमंत्री के विरुद्ध चल सकते हैं, किसी मंत्री के विरुद्ध चल सकते हैं, किसी संसद के सदस्य के विरुद्ध चल सकते हैं। संसद सदस्य भी विशेष अधिकार का हनन कर सकता है, कोई व्यक्ति भी कर सकता है। प्रधानमंत्री संसदीय विशेषाधिकारों का हनन कैसे करता है? जैसे प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे गए, वहां पे प्रधानमंत्री ने किसी देश के साथ कोई समझौता किया, देश में आकर सबसे पहले वो उस समझौते के बारे में संसद को नहीं बताकर मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, तो ये संसदीय विशेष अधिकारों का उल्लंघन होता है। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो समझौते के बारे में पहले संसद में बताएं। संसद को जानने का पहला हक है, जनता को जानने का, मीडिया को जानने का बाद का हक है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री को भी विशेष अधिकारों का हनन किया जा सकता है। मंत्री के द्वारा भी विशेष अधिकारों का हनन किया जा सकता है। कैसे? अगर कोई मंत्री गलत बयानबाजी करता है, गलत तथ्य सदन में पेश करता है, तो इसके विरुद्ध विशेष अधिकार का हनन का प्रस्ताव आ सकता है, क्योंकि कोई मंत्री सदन को गुमराह नहीं कर सकता। आप देखते हो मंत्री से जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो एकदम एग्जैक्ट जानकारी देता है, गलत जानकारी नहीं देगा। गलत जानकारी देते ही किसका हनन हो जाएगा? विशेषाधिकार का हनन हो जाएगा। और संसद का सदस्य भी विशेष अधिकार का हनन नहीं कर सकता, यानी किसी कार्यवाही में बाधा नहीं पहुंचा सकता, इनके द्वारा भी कोई गलत बयानबाजी नहीं की जा सकती। और फिर आता है कोई व्यक्ति। अब हमारे जैसे व्यक्ति क्या करते हैं? गाली निकालते रहते हैं कि सांसद तो चोर हैं, सांसद क्या हैं? भ्रष्ट हैं,
संसद की कार्यवाही में बाधा डाल देते हैं, तो वो विशेष अधिकारों का हनन अपन भी कर सकते हैं। तो व्यक्ति के द्वारा विशेष अधिकार का हनन हो सकता है, सांसद के द्वारा हो सकता है, प्रधानमंत्री के द्वारा हो सकता है, मंत्री के द्वारा हो सकता है। तो इनके विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला, हनन का मामला चल सकता है। इनको प्रधानमंत्री को, मंत्री को और सदस्यों को उत्तरदायी बनाए रखने के लिए, ताकि इस सदन को गुमराह न कर सकें, उत्तरदायी बनाए रखने के लिए इनके विरुद्ध भी विशेषाधिकार के हनन का मामला चल सकता है। अब कुछ विशेषाधिकार से जुड़े हुए न्यायिक मामले भी हैं। दो महत्वपूर्ण न्यायिक मामले हैं, उनको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए। तो पहला है संसदीय विशेषाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? तो संसदीय विशेषाधिकार तो किसको मिलते हैं? संसद के सदस्यों को मिलते हैं, संसद के सदस्य को मिलते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आम आदमी को भी मिलती है। तो दोनों में से कौन सा अधिकार या स्वतंत्रता ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो एक ऐसा ही विवाद आया था, सर्च लाइट विवाद, सर्च लाइट वाद आया था, सर्च लाइट वाद 1959 में। सर्च लाइट वाद में न्यायालय के द्वारा यह कहा गया था कि संसदीय विशेषाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में से ज्यादा महत्वपूर्ण संसदीय विशेषाधिकार हैं। संसदीय विशेषाधिकार को व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया था। तो ये तो सर्च लाइट नामक वाद में माना गया था। दूसरा वाद आया था केशव सिंह वाद, केशव सिंह वाद 1965 में। इसमें भी संसदीय विशेषाधिकार और जीवन के अधिकार का मामला आया था। संसदीय विशेषाधिकार और जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार और संसदीय विशेषाधिकारों का टकराव हो जाए तो कौन महत्वपूर्ण होगा? क्या व्यक्ति के जीवन के अधिकार का विशेषाधिकार के लिए उल्लंघन किया जा सकता है क्या? न्यायालय ने कहा कि नहीं, जीवन के अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। अगर संसदीय विशेषाधिकार और किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार में टकराव होता है तो महत्वपूर्ण कौन है? जीवन का अधिकार बना रहेगा, संसदीय विशेषाधिकार सीमित हो सकता है, क्योंकि जीवन के अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार हैं। इसलिए व्यक्ति के जीवन के अधिकार का हनन कभी भी नहीं किया जा सकता, संसदीय विशेषाधिकार के आधार पर भी नहीं किया जा सकता। तो ये दो महत्वपूर्ण वाद हैं जो विशेषाधिकार से संबंधित हैं। अब हम देखेंगे जो संसद के सदस्य होते हैं उनको कुछ व्यक्तिगत और कुछ सामूहिक विशेष अधिकार मिलते हैं, तो उन पर हम अब चर्चा करेंगे। संसदीय विशेषाधिकार, दो प्रकार के होते हैं। कुछ व्यक्तिगत होते हैं जो व्यक्तिगत सदस्यों को मिलते हैं, और दूसरे होते हैं सामूहिक। व्यक्तिगत विशेषाधिकार कौन से होते हैं कि किसी भी संसद के सदस्य को संसद के सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 40 दिन बाद तक क्या नहीं किया जा सकता? गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर कोई संसद का सदस्य है तो संसद के सत्र के शुरू होने से 40 दिन पहले उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और संसद के सत्र के समाप्त होने के 40 दिन बाद तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कौन से मामले में? भाई दो प्रकार के मामले होते हैं, एक तो सिविल मामला होता है, एक क्रिमिनल होता है। सिविल और क्रिमिनल, यानी ये तो आपराधिक मामला होता है, और ये होता है दीवानी मामला। तो कोई भी सांसद का अगर सदस्य है, कोई भी संसद का सदस्य होता है, उसको कौन से मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक? सिविल मामले में। सिविल मामले का मतलब होता है भाई कोई विवाह का मामला चल रहा हो, विवाह का, तलाक का,
या संपत्ति के बंटवारे का कोई मामला हो, उसमें उसको ये प्रावधान लागू होंगे, उसमें उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई डकैती की है, उसने डकैती की है, मारपीट की है, किसी की हत्या की है या चोरी की है, तो ये मामले क्या होते हैं? आपराधिक मामले होते हैं। इनमें ये प्रावधान लागू नहीं होते। अगर किसी सांसद ने किसी की हत्या कर दी तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी कभी भी। लेकिन किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है, तलाक का मामला चल रहा है या संपत्ति के बंटवारे से संबंधित मामला चल रहा है, तो उस सांसद को संसद के सत्र के प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व तक और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये उसका व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। दूसरा, उसको किसी न्यायालय में गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। सांसद को किसी भी न्यायालय में गवाही देने से छूट है। गवाही देने के लिए न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता, नहीं बुलाया जा सकता। और दूसरा है, संसद की कार्यवाही से संबंधित कोई भी दस्तावेज सबूत के रूप में वो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकता। अध्यक्ष की अनुमति के बिना, अध्यक्ष की अनुमति के बिना संसद की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज को वो न्यायालय में सबूत के तौर पर प्रस्तुत नहीं कर सकता। अगर संसदीय कार्यवाही के कोई सबूत वो किसी न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है तो उससे पहले उसको अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अध्यक्ष की अनुमति के वो कोई भी संसदीय कार्यवाही के कागज या सबूत न्यायालय में पेश नहीं कर सकता, न उसको गवाही देने के लिए बाध्य किया जा सकता। और जो हमने पहला जो चर्चा की थी कि उसको सत्र के प्रारंभ होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जाता सिविल मामले में, लेकिन इस मामले में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और मामले में गिरफ्तार करने पर उसकी तुरंत सूचना किसको दी जाएगी? लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष को दी जाएगी। राज्यसभा का सांसद है तो राज्यसभा के सभापति को उसकी सूचना दी जाएगी। किसी भी सांसद को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी सूचना तुरंत किसको दी जाएगी? उस सदन के सभापति या उस सदन के अध्यक्ष को दी जाएगी। ये उनके व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं। अब देखिए, कुछ सामूहिक विशेषाधिकार भी हैं। सामूहिक विशेषाधिकार में देखिए क्या बातें आती हैं। सामूहिक विशेषाधिकार में देखो, जब भी किसी सांसद को हिरासत में लिया जाता है, जब भी किसी सांसद को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है, उसकी सूचना किसको देनी पड़ेगी? उसकी सूचना उस सदन के अध्यक्ष या सभापति को देनी पड़ेगी। सूचना किसको देनी होगी? अध्यक्ष या सभापति को देनी होगी। किसी भी सांसद को संसद के परिसर के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, बाहर से गिरफ्तार किया जा सकता है। बाहर गिरफ्तार करने पर उसकी सूचना किसको देंगे? लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति को। और संसद परिसर से उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संसद परिसर के अंदर, संसद परिसर के अंदर अध्यक्ष की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर संसद परिसर के अंदर किसी सांसद को गिरफ्तार करना है तो अनुमति किसकी लेनी पड़ेगी? अध्यक्ष की। किसी सांसद को दोषी ठहराया जाता है, किसी सांसद को हिरासत में लिया जाता है, तो सूचना किसको देनी होगी? अध्यक्ष को देनी पड़ेगी। संसद किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकारों के हनन के लिए दंड दे सकती है। संसद क्या दे सकती है? दंड दे सकती है। संसद के पास दंड देने की शक्ति है। किसको देगी? जिसने विशेष अधिकारों का उल्लंघन किया है उसको दंड दे सकती है। लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति संसद की किसी भी कार्यवाही को प्रकाशित होने से रोक सकता है। अगर उसको लगता है कि ये सामग्री प्रकाशित नहीं होनी चाहिए तो वो प्रकाशन पर रोक लगा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति फिर भी प्रकाशित करता है रोक लगाने के बाद में भी, तो वो विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। और सदन के किसी सदन में दर्शक दीर्घा में बैठे हुए व्यक्ति को वो बाहर जाने के लिए
बोल सकता है। वे संसद की कार्यवाही देखने के लिए लोग जाते हैं और वो दर्शक दीर्घा में ऊपर बैठे रहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को उस सदन का जो सभापति अध्यक्ष होता है वो बाहर जाने के लिए बोल सकता है। सदन के अध्यक्ष के द्वारा संसद की या सदन की कोई भी गोपनीय कार्यवाही चलाई जा सकती है, यानी गुप्त बैठक भी चलाई जा सकती है और गुप्त बैठक में जो कार्यवाही होती है उसके प्रकाशन पर भी रोक लगाई जा सकती है। तो इस प्रकार इनके क्या होते हैं, सामूहिक विशेष अधिकार होते हैं। महत्वपूर्ण है 40 दिन पहले और सत्र के 40 दिन बाद तक संसद के किसी सदस्य को सिविल कार्यवाही में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आपराधिक कार्यवाही में ये समय सीमा लागू नहीं होती, लेकिन गिरफ्तारी की सूचना किसको देनी होगी, लोकसभा के अध्यक्ष को देनी होगी, राज्यसभा है तो उसके सभापति को देनी पड़ेगी। तो ये सारे सांसदों के, उनकी समितियों के और सदनों के विशेषाधिकार, शक्ति और उन्मुक्तियां